नमस्कार। प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावल। हरियाणा में एक बार फिर जाट आंदोलन का बिगुल बजने वाला है। एक तरफ जाट अपनी तैयारी कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन पूरी और मुस्तैदी का दावा कर रहा है ताकि पिछले साल फरवरी में जो हुआ फिर कहीं ऐसा ना दोहराया जा सके। हालांकि अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन की बात कर रही है, लेकिन सरकार किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। सीएम मनोहर लाल ने कैबिनेट की बैठक बुलाकर तमाम मंत्रियों को अपने क्षेत्रों में ही रहने का निर्देश दिया है, तो तमाम जिलों के अधिकारियों को डेली रिपोर्ट चंडीगढ़ सचिवालय भेजने का आदेश दिए गए हैं। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने 29 जनवरी से प्रदेश में आंदोलन का ऐलान तो किया है, लेकिन प्रदेश के दूसरे जाट संगठन यशपाल मलिक के साथ नहीं दिखाई दे रहे। उधर यशपाल मलिक लगातार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी के विरोध में प्रचार करने की बात कर रहे हैं ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। अब बड़ा सवाल यह कि सरकार के खिलाफ जाटों का आंदोलन कितना सही और जानबूझकर चुनाव से पहले क्या यह आंदोलन किया जा रहा है, तो क्या आंदोलन को लेकर एकजुट है जाट संगठन और प्रस्तावित आंदोलन को हरियाणा के जाटों का कितना समर्थन। इन्हीं तमाम अहम सवालों के साथ एक खास पैनल के साथ होगी आज की बड़ी बहस। तो आइए जल्दी से बड़ी बहस के बड़े सवालों पर एक नजर डालते हैं। बड़ी बहस का पहला बड़ा सवाल, सरकार के खिलाफ जाटों का आंदोलन कितना सही। दूसरे बड़े सवाल की बात करें तो दूसरा बड़ा सवाल यह कि क्या जानबूझकर चुनाव से पहले किया जा रहा है आंदोलन। तीसरे बड़े सवाल की बात करें तो आंदोलन को लेकर एकजुट हैं क्या जाट संगठन, यह भी सवाल उठा। और प्रस्तावित आंदोलन को हरियाणा के जाटों का कितना समर्थन, ये तमाम सवाल हमारे आज की बड़ी बहस का हिस्सा बनेंगे। बहरहाल बढ़ेंगे आगे। प्रदेश भर में अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति की तरफ से न्याय यात्रा निकाली जा रही है। जाट नेता गांव-गांव जाकर आंदोलन के लिए जनसंपर्क कर रहे हैं। साथ ही इस बार पूरी तैयारी के साथ सरकार के खिलाफ आंदोलन का आगाज करने का दावा किया जा रहा है। उधर प्रशासनिक अमला भी गांव-गांव जाकर लोगों से आंदोलन से दूर रहने और कानून हाथ में ना लेने की अपील कर रहा है। आप दो तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से एक तरफ आंदोलन की तैयारी और दूसरी तरफ प्रशासनिक अमला अलर्ट दिख रहा है। अभी जिस गांव में हम प्रचार करके आए हैं माजरा से 22 फरवरी और 18 जून को समझौता किया था। हमारी 6 मांगें मानी थी, एक भी मांग सरकार ने पूरी नहीं करी। उन्हें पूरी तरह वादा खिलाफी करी है। समाज में पूरा रोष है। आज हम धरने की जगह तय करने के लिए बैठे हुए हैं। प्रशासन को लिख के दे करके आएंगे। यदि प्रशासन ने हमें वो जगह नहीं दी जो हमने चिन्हित करनी है तो हम अपनी मर्जी से फिर धरना लगाएंगे जहां भी हम गांव में उचित समझेंगे। कि जाट नेताओं का यह कहना है कि अगर उन्हें इजाजत नहीं दी, जो उन्होंने धरना स्थल मांगा है, तो वो अपनी मर्जी से कहीं भी धरने पर बैठ सकते हैं। वहीं इस पूरे मामले पर सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, जरा ये भी आपको सुनवाते हैं। ये आंदोलन तो पहले भी हुआ था, लेकिन पहले से अब फर्क पड़ेगा। पहले सरकार थोड़ी जी एडी सुचेत नहीं थी, ਹੁਣ सरकार ने पूरे अपने प्रबंध कर लेने। पहली गल तो वे ਜਿਹੜੇ लोग ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਆਣ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਿਗਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਈ ਉੱਥੇ यूपी या पीजी ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਨਾ ਆ। जो लोग आंदोलन के लिए बोल रहे हैं वो भी अपनी इस प्रकार की बात को कह रहे हैं कि वो आम जनमानस को कोई दिक्कत ना दे करके शांति प्रिय तरीके से आंदोलन करने के। वही नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला की क्या प्रतिक्रिया, अब ये भी सुनिए। अगर आप चाहते हो कि आपने इनको आरक्षण देना है, आंदोलन खत्म करना है, तो हमें बाहर जाकर के कहना चाहिए कि इसी सेशन के दौरान आपको शामिल कर लिया जाएगा। अंदर इस बात पे मुख्यमंत्री ने हाँ भरी थी और बाहर जाकर के कह दिया कि 31 मार्च के बाद तय करो। और फिर जो 4 दिन थे, उन 4 दिनों के अंदर किस तरह से वो आंदोलन जो है उभर हुआ, उसमें सबसे पहले कांग्रेस का चेहरा आया और फिर भाजपा का भी आना शुरू। वही प्रशासनिक अमला भी इस बार कोई कोताही नहीं बरतना चाहता है। प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी की गई है, प्रशासन अलर्ट पर है। ये दोबारा से आरक्षण आंदोलन की एक बात उठाई गई है कि 29 जनवरी आने वाले रविवार से हरियाणा के कई जिलों में आंदोलन की शुरुआत करी गई है और जो हमें अब तक औपचारिक तरीके से बताया गया है कि शांतिपूर्वक आंदोलन होगा और आप सभी भी यही हमें बड़े बुजुर्ग यही हमें आश्वासन दे रहे हैं। तो हमारा देश एक
लोकतांत्रिक देश है और हर एक नागरिक को शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात को कहने का पूरा अधिकार है और इसका हम आदर और सम्मान भी करते हैं और यही अपेक्षा हमारी यहाँ गांव के लोगों से रहेगी। जो आंदोलन के बारे में आगामी 29 तारीख से कार्रवाई अमल में जो लाई जानी है उस बारे में भी लोगों को सचेत किया जा रहा है कि किसी प्रकार के धरना प्रदर्शन इस ऐसी जगह पे ना हो जहाँ की अनुमति नहीं है, वह कोई ऐसी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुँचे, ऐसे उसके बारे में भी पूर्ण रूप से उनको सचेत किया। तो बहरहाल आज हमारी बड़ी बहस में कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ रोहताश हुड्डा साहब मौजूद हैं, जाट आरक्षण संघर्ष समिति के नेता हैं। इसके अलावा गुरुग्राम से दलबीर धनखड़ हमारे साथ जुड़े हैं, आईएनएलडी के नेता प्रवक्ता हैं। और इसके अलावा हवा सिंह सांगवान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि जाट नेता हैं। हवा सिंह सांगवान साहब आपका भी स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता राजीव जेटली हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव जी आपका भी स्वागत है। सबसे पहली प्रतिक्रिया रोहताश हुड्डा साहब आपका आंदोलन 29 तारीख से शुरू हो रहा है, क्या आपकी मांगे हैं, क्या आप कुछ चाहते हैं? क्योंकि आपसे लगातार बात हुई इससे पहले सरकार की, और अब फिर आंदोलन क्यों? देखिए रोहित जी, पिछले साल फरवरी में जो आंदोलन हुआ जी, उसके बाद 21 फरवरी को और 22 फरवरी को जी देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी के साथ और पूरी कैबिनेट के कई मंत्री साथ में थे जी, बातचीत हुई थी। हमारी 7 डिमांड थी और 7 डिमांडों को माननीय गृह मंत्री जी ने मुख्यमंत्री से बात करके हमारे को यस किया था कि आपकी 7 डिमांडें जायज़ हैं और 7 डिमांडें पूरी हो जाएंगी, 2 महीने का समय हमें दे दो जी। हमने सरकार के आश्वासन पर, जब देश का गृह मंत्री और प्रदेश का मुख्यमंत्री एक आश्वासन दे रहा है तो वो बात माननी भी पड़ती है, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है मुख्यमंत्री की और गृह मंत्री की जी। हमने उनकी बात को मानकर समाज को समझाया, युवाओं को समझाया और जाट सहित 6 जातियाँ जो धरने पर बैठी हुई थी, आंदोलन कर रही थी, उनको समझा बुझाकर धरना शांत कराया और आंदोलन खत्म कर दिया। उसके बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, लगातार मुकदमे दर्ज किए गए, युवाओं को गिरफ्तार किया गया और निर्दोष लोगों पर भी केस दर्ज किए गए। उसके बाद हमने मजबूर होकर जून में फिर आंदोलन करना पड़ा जी। और जून में आंदोलन के बाद जब 5 जून से 19 जून तक आंदोलन चला, 19 जून को सरकार के साथ समझौता हुआ माननीय कृष्ण लाल पवार जी के साथ जी। फिर दोबारा वही बातें रखी गई मुख्यमंत्री के सामने। मुख्यमंत्री साहब ने खुद फोन हमारे सामने करके कृष्ण लाल पवार जी को कहा कि भाई डिमांड इनकी जायज़ हैं, कुछ डिमांड हमने पूरी कर दी हैं और कुछ डिमांड जो बाकी हैं वो 1 महीने के। चलिए, बाकी जो बची डिमांड है वो क्या क्या? बड़े संक्षेप में रोहताश हुड्डा साहब, बाकी लोगों से प्रतिक्रिया लेनी, क्या क्या है? एक तो मैं क्लियर ये करना चाहता हूँ, कुछ हमारे जाट संगठन के लोग भी और मुख्यमंत्री साहब के भी कई बयान आए हैं कि आरक्षण का मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है तो जाट आरक्षण क्यों कर रहे हैं आंदोलन। मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो आंदोलन होने जा रहा है इसमें जाट आरक्षण का इशू 4थे नंबर पर है जी। हमारी सबसे पहली डिमांड है कि जो लोग शहीद हुए हैं इस आंदोलन के दौरान, चाहे वो किसी भी जाति के थे, हमारी ये डिमांड थी कि उन जाति के लोगों को जो शहीद हुए हैं भाई, उनके परिवार को नौकरी मिले। और मुख्यमंत्री ने भी, राजनाथ सिंह जी ने भी ये, ठीक है, एक तो नौकरी की बात हो गई और नौकरी मिलनी चाहिए। दूसरा हमारी डिमांड थी कि जो घायल हुए थे आंदोलन के दौरान, कोई भी घायल हुआ उस आंदोलन के दौरान, जितना भी उनका हॉस्पिटल का खर्च आया है, ठीक है, हॉस्पिटल का खर्चा दिया जाए और हॉस्पिटल का खर्च दिया जाए। दूसरी ये बात थी कि बजट सेशन के दौरान संसद का स्तर चलेगा, हाईकोर्ट में रिक्वेस्ट डालकर हरियाणा सरकार इसको शेड्यूल 9 में डालने की प्रक्रिया को पूरा करे। ठीक है, तो आपका कहना है कि रिक्वेस्ट डालकर शेड्यूल 9 में डालने की प्रक्रिया शुरू, और ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए आप 29 तारीख से धरने शुरू कर रहे हैं प्रदेश भर में। ठीक, रोहताश हुड्डा साहब? यस, ठीक है। हवा सिंह सांगवान हमारे साथ मौजूद हैं, जाट नेता। हवा सिंह सांगवान साहब, 29 तारीख से अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति कह रही है कि धरना। हाँ जी रोहित साहब बोलो जी, तो क्या आपका समर्थन है इन धरनों को जो 29 तारीख से शुरू होने वाले हरियाणा में? अब देखिए, हम यशपाल मलिक का बिल्कुल भी जो है समर्थन नहीं करेंगे और उनके साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि वो सोशली और पॉलिटिकली जो है रिलायबल आदमी नहीं है। ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, कारण है मेरे पास बहुत बताने के लिए, टाइम होता आपके पास। ये सोशली और पॉलिटिकली भी जो है रिलायबल आदमी नहीं है। ये हम जानते हैं कि साथ काम किया 2.5 साल, हम जानते हैं। ये हुड्डा साहब जो बोले अभी आए 2011 के बाद, हमने इसको 2011 तक चेक करके जी। और हवा सिंह सांगवान साहब जी, और जहां तक वो लड़के आंदोलन करेंगे हम उनका समर्थन करेंगे, यानी आप लड़के भी करेंगे और वो तक जो लड़के एकता मंच कुछ बनाया उन्होंने, वो करेंगे, हम समर्थन करेंगे उनका। ठीक है, यानी हम यशपाल मलिक का समर्थन बिल्कुल नहीं करेंगे, बड़ा स्पष्ट है। तो 29 तारीख से जो धरने हो रहे हैं उसका आप समर्थन नहीं कर रहे, सीधे शब्दों में बात यही है?
हाँ यस, यशपाल मलिक जो करेगा उसका हम बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे किसी भी सूरत में। तो क्या आपका जो संगठन है वो भी अभी आंदोलन की कोई रणनीति तैयार कर रहा है, या आप इंतजार करेंगे सरकार की तरफ से, कोर्ट की तरफ से जो फैसला ना आ जाए तब तक? देखो रोहित साहब, दो बातें हैं। एक तो कोर्ट का जो चल रहा है आरक्षण का वो है, दूसरा ये जो लड़के बंद कर रखे हैं इनकी बात है जी। इस बारे में हमने जो है 23 तारीख को, अभी परसों जो है धनखड़ साहब से बात की थी, बोला कि इस तक हम कुछ न कुछ कर देंगे, तो इनको भी हम देख लेंगे कहते हैं क्या करते हैं। उसमें जो लास्ट जो चल रहा है, लास्ट स्टेज है हियरिंग की हाईकोर्ट में, उसका भी डिसीजन आ जाएगा एक साथ। उसके बाद हम करेंगे आगे क्या करना, टाइम हमारे पास है, फरवरी है, मार्च है, कोई दिक्कत नहीं, हमको जल्दबाजी नहीं कर रहे। बाकी ये लड़के जो रोहतक में यदि करेंगे आंदोलन, अब इनका जो लड़के संगठन अलग वो करेंगे तो उनका हम समर्थन करेंगे, लेकिन यशपाल मलिक के साथ किसी भी प्रकार से न जाएंगे न समर्थन करेंगे, और उसके कारण है कि ही इज नॉट रिलायबल पर्सन। बताइए रोहतास हुड्डा साहब, ये तो कह रहे हैं ही इज नॉट रिलायबल पर्सन, ही कह रहे हैं कि नहीं हम तो मलिक साहब के का जो संगठन है उसके साथ हम बिल्कुल आंदोलन में हिस्सा नहीं लेंगे। सांगवान जी को ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ, यशपाल मलिक जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के, लेकिन ये जाट सहित 6 जातियों का आंदोलन है, इसमें अकेले यशपाल मलिक जी का आंदोलन नहीं है, ये पूरी जाट कौम और 6 बिरादरी जितनी भी हरियाणा के अंदर बसती हैं उन सभी का आंदोलन है। आप यशपाल मलिक से क्यों जोड़ रहे हैं इस बात को? पूरा समाज और 6 जातियां इसमें आंदोलन में उतरी हुई हैं, आपको साथ देना चाहिए। जो जेलों में बच्चे युवा बंद पड़े हैं, क्या आप उनकी आवाज नहीं उठाएंगे? क्या शहीद भाइयों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके न्याय के पक्ष में आप आवाज नहीं उठाएंगे? सुनिए सुनिए जी हुड्डा साहब, बात सुन लो, मेरी बात सुनिए। आपकी नसीहत की कोई जरूरत नहीं है, क्या करना चाहिए हमको। आप कल आए, कल बातें करने लगे, हम 2008 से लगे, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए हम जानते हैं, हमको नसीहत की जरूरत नहीं है आपकी। आप सर आपको रोकना चाहूंगा, क्या करता है, क्या क्या किया, सर आपकी नॉलेज के लिए, सर आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहता हूं, आप 2006 से इस मुहिम को चला रहे हैं। मुहिम मत बढ़ाओ, आई हैव नो नीड टू गेन नॉलेज फ्रॉम यू। आप बात सुने, मुझे किसी बात सुने, आप प्राप्त नहीं करना, आप मत बोलिए इस बारे में, बात सुनने की कोशिश करें आप। नहीं बात तो आपकी सुननी नहीं, मैं बोला हम आपके साथ नहीं जाएंगे। आप क्या इतने प्रवक्ता बन गए, कब से बन गए? मैं आपको क्या समझा रहे हो, हमको क्या बता रहे हो बताओ। मैं आपको यही बताना चाहता हूं, आपको नहीं बोला, आप करो जो करना है, लेकिन हम साथ नहीं जाएंगे, तो आप क्या समझा रहे हो मेरे को बताइए। आप 2006 नहीं बताना चाहते, नहीं सुनना ना मैंने तो आपकी, आपको बता दिया यशपाल मलिक के साथ नहीं जाएंगे। आपको जानना है तो ही इज नॉट पॉलिटिकली सोशली रिलायबल नहीं है। आप 2006 से, आप 2006 से क्यों इस आवाज को उठा रहे हैं? आप 2006 से इस लड़ाई को क्यों उठा रहे हैं? और मेरी बात सुने आप, 1993 हमने तो 2008 25 जनवरी शुरू किया था। 1993 से मैं इस आंदोलन से, 1993 से इस मुहिम में जुड़ा हुआ हूं मैं। आप 2006 से जुड़े हैं, मैं इस लड़ाई को 1993 से लड़ रहा हूं। छोटे किसान आप किस जानता नहीं, आप किस बात की सीनियरिटी की बात कर रहे हैं? आंदोलन के बारे में क्या जानते हैं? आप किसी बात पे डिबेट कीजिए, आप किसी बात पे डिबेट कीजिए। 2008 को शुरू हुआ, उससे पहले हरियाणा कहीं मेरे को देखा जाना। आप 2006 में आए हैं, मैं 1993 से इस मामले में जुड़ा हुआ। डिबेट है, बस सुनो मेरी बात डिबेट की। आप एक दिखा दे कोई प्रमाण कि 2008 9-10 में आपने कुछ किया है, मैं मान जाऊंगा। आपका नाम भी दिखा दो कहीं, मैं मान जाऊंगा। आप 2011 तक आपका कहीं नाम मिल जाए। आप हमको बता रहे हो आंदोलन कैसे किया जाएगा, आप सिखा रहे हो हमको। आप सरकार से क्या होता है, आंदोलन होता है, आपका नाम इसलिए जाना जाता है कि आप सरकार से मिले हुए हैं। सरकार से मिलकर, पिछली बार हुड्डा सरकार से मिले हुए थे, इस बार खट्टर सरकार किससे मिले हुए हैं? जो लोग सरकार से मिलकर सरकार की भाषा बोल रहे हैं, जो लोग, उनको बोलने का अधिकार भी नहीं है। क्यों भाग गया था? उनको बोलने का अधिकार नहीं। चलो ये इस विषय पे नहीं जाना चाहते हम यहाँ पर। आप लोग ये मुझे शर्म आ रही है आपके, मुझे शर्म आ रही है आपके बारे में इस तरह की टिप्पणी करते हुए। आप समाज के बुजुर्ग हैं और मुझे ऐसी टिप्पणी करते हुए शर्म आ रही है आपके ऊपर। मैं खुद शर्मिंदा हूँ आपकी बातों से। आप लोग बात करते हैं, मैं आपकी बातों से हुड्डा साहब से बात सुनाओ। आपने बोला है कि हुड्डा साहब से आपने प्रचार किया, यशपाल मलिक ने प्रचार किया है कि हवा सिंह सांगवान ने दोनों लड़के हुड्डा से मिलकर लगवा लिए। तुमको शर्म नहीं आती है बातें बोलते हुए? 4 साल से प्रचार कर रहा है यशपाल मलिक, और तुम समर्थन कर रहे हो और तुम खुद प्रचार कर रहे हो। ये मुझे आपकी कोई समझ नहीं है, मुझे बेवकूफ बना रहे हो सरेआम। मुझे आपकी बातों से शर्म आ रही है सर। रहता हूं, आओ दिखाओ मेरे बच्चे कहां एसडीएम लगे हैं, क्या कर रहे हैं। मुझे आपकी बातों से शर्म आ रही है कि आप जेल युवाओं की आवाज नहीं उठा रहे हैं। शर्म नहीं आती, दिक्कत यही तो है। मुझे शर्म आ रही है आपकी बातों से। यशपाल मलिक के साथ क्या जल्दी जल्दी बातें करके प्रवक्ता बन गया? क्या जल्दी जल्दी बातें करके किस चीज के प्रवक्ता बन गया? कब से बन गए आप? 2006, 8, 9, 10, 11 तक कहां थे बताइए मेरे को। 2011 मैं 2006 में भी आपके साथ था, 2009 में भी आपके साथ था। अखबार में नाम हो कहीं हो, बताओ आप क्या थे?
चलो इस बात को छोड़ो। चलिए, तो हवा 2006 सिंह में सांगवान नहीं किया, साहब, आंदोलन नहीं किया। हवा सिंह सांगवान साहब ये बताइए कि जो 2008 के 29 बाद तारीख को लगे जो धरने शुरू हो रहे हैं, तो क्या आपकी बात ठीक है, करो। एक तो आपने कहा कि आप उनको कोई समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन एक तो ठीक है, एक बात ये होगी आप समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन क्या आप उन धरनों का विरोध करेंगे? नहीं, हमको देखो किसी भी आदमी को इस प्रजातंत्र में आंदोलन करने का अधिकार है। ठीक बात शांतिपूर्वक। जी, वो करो तो करो, हमने क्या लेना देना है जी, लेकिन हम किसी प्रकार का समर्थन नहीं करेंगे। ठीक है। बहरहाल अब हम समर्थन आगे नहीं करेंगे, ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं जी। और वो जो लड़के रो तक में बैठे हैं। हेलो जी जी, बोलिए बोलिए, हेलो जी बोलिए बोलिए, हवा सिंह जी, हेलो सांगवान साहब बोलिए आप। संगठन जो वाले लड़के रोहतक वाले यदि वो करते हैं धरना प्रदर्शन तो हमको समर्थन करते हैं उनका और करेंगे। ठीक है, वो लड़के तो हमारे साथ है सांगवान जी, वो लड़के हमारे समर्थन में कर रहे हैं आंदोलन। ममता जी आकर के 2006 में रहे भाई, वो लड़के हमारे समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं। होंगे मुझे नहीं मालूम। ठीक है, बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजीव जेटली साहब क्या कहना है आपका? जहां पर हवा सिंह सांगवान साहब का कहना है कि मांगे उनकी भी यही है, भले ही वो 29 तारीख के आंदोलन से नहीं जुड़े हो, लेकिन उन्होंने कहा हमें जल्दबाजी नहीं है, लेकिन बात को सुलझा लिया जाए। लेकिन राजीव जेटली साहब, क्यों आखिरकार आप और आपकी सरकार इस पूरे मामले को इतना डिले कर रही है? आपकी तरफ से डिले हो रहा है, बताइए। देखिए, पहली बात तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो भी इस लास्ट टाइम जो एजिटेशन हुआ था उसमें जिन जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई वो भी हमारे ही भाई हैं, हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही साथी हैं। हाँ, हो सकता है किसी तरीके से गुमराह हो गए होंगे, गुमराह होने की वजह से अगर वो किसी तरीके की एंटी नेशनल या इस तरीके की एक्टिविटी में एंगेज हुए थे तो उनके ऊपर एक कानूनी कार्रवाई जरूर हुई थी और हो रखी है, और कानूनी प्रक्रिया से वो बाहर निकल रहे हैं। कोई हमारा भाई होगा, कोई हमारा साथी होगा, कोई हमारा बच्चा होगा, अगर कहीं पर कानूनी रूप से उसने कोई ऐसा काम किया होगा जो कानून के खिलाफ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई बनती होगी, चाहे वो हमारे घर में हो, चाहे वो हमारे बाहर हो, चाहे वो हमारे समाज में हो। अगर वो कार्रवाई बनती है तो उस प्रक्रिया से निकलने के लिए एक समय प्रक्रिया भी होती है, एक समय भी चाहिए होता है। कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है। हम देख रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे बच्चे थे जिनके ऊपर कोई गुनाह साबित नहीं होता और किसी के साथ नाइंसाफी ना हो जाए, ये भी सुनिश्चित हमारी सरकार कर रही है। हम ये भी नहीं कहते कि कोई धरना प्रदर्शन ना करे, डेमोक्रेटिक राइट है, किसी का भी कहीं पर भी धरना कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि मैं भी दोनों मेरे साथियों की बात कर रहा था, बहुत सम्मान करते हैं हम दोनों का। एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का रोल, जब भी हम जाट आरक्षण की बात कहते हैं, 1990 से ले लीजिए, अगर होता तो शायद 1990 में एक प्रोविजन था, वो तब जब बहुत जातियां पिछड़ी हुई एक्चुअल में थी, उस टाइम पे बहुत आसान था जाट समाज को आरक्षण मिलना, मंडल में नहीं मिला था। बावजूद उसके 1998 में देखिए, अगस्त में माननीय पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने यह आश्वासन दिया था जाट समाज को। एक सेकंड लूंगा, इसमें बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी कि हम जाट समाज को आरक्षण देंगे, और मात्र 2 महीने के अंदर अक्टूबर में हमने राजस्थान में जाट समाज को आरक्षण दिया। फिर 2004 में आश्वासन दिया गया जाट समाज को आरक्षण का, लेकिन 2008 में एक अखिल भारतीय संघर्ष आरक्षण समिति बनी, और 2008 में क्यों बनी? क्योंकि 4 साल तक उनको लिंगर ऑन किया गया, और 2014 में जाकर जब आरक्षण दिया गया, जिसे झुंझुना कहा जाता है आजकल, वो भी खारिज हो गया। दूसरी बात, अगर किसी ने पुख्ता बिल बनाकर आरक्षण दिया तो वो भी हमारी सरकार माननीय मनोहर लाल जी की, जिन्होंने बिल लेकर आए और बिल में उन्होंने सुनिश्चित किया कि जाट समाज को उनका हक मिलना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी हमारे बच्चे, हमारे साथी, वो हमारे बीच के ही लोग हैं, हाँ कहीं पे घुमराव हुए थे तो जरूर देखा जाएगा, किसी के साथ कोई भी नाइंसाफी ना हो। ठाकर साहब, कांग्रेस की प्रतिक्रिया बताइए। देखिए रोहित जी, बड़ी विडंबना है हरियाणा के अंदर। जी, अगर मैं राजीव जेटली जी की बात को पुख्ता करूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो इन्होंने कही कि पार्टी वचनबद्ध देने के लिए, तो जब ये मंत्रिमंडल के अंदर ये मैटर आया था तो ना तो उस पर गवर्नर साहब के साइन हुए, 50-55 दिन वो लटका रहा। दूसरी बात, अगर वाकई जब अमित शाह जी से मिले, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मोदी जी से मिले, राजनाथ जी से ये लोग जो जाके मिले, जाट आरक्षण समिति वाले, जो भी गुट हो, मेरा गुट से किसी से कोई मतलब नहीं है, तो उस वक्त अगर इतनी बात है, कमिटमेंट आपकी है, तो आपने सभी प्रधानमंत्री जी केवल एक उसके नहीं है कि हरियाणा की उनको वो करना है या दूसरे का पक्षपात करना है, वो सबके हैं। जब वो अपना कमिटमेंट दे चुके तो इसको शेड्यूल 9 के अंदर डाल के इस बात को ख़त्म कर देना चाहिए। बहुत दुखद बात है कि एक चीज़ को बढ़ा के, क्योंकि पिछले साल रोहित जी, एक मिनट, मेरी बात पूरी नहीं हुई अभी।
जो 30 नौजवानों की जो डेथ हुई, मतलब गोली लगने के कारण या उपद्रव में किसी न किसी को भी मारा, जब झगड़े होते हैं तो उसमें कोई किसी का वो नहीं होता, तो वो बहुत दुखदपूर्ण एक हरियाणा के लिए घटना रही, बड़ी शर्मनाक घटना रही, जिससे कि माल का भी नुकसान हुआ और एक राजस्व जो हरियाणा को बहुत पीछे उस चोट ने पहुंचाया है। दूसरी बात, जेटली साहब कह रहे हैं कि किसी के नहीं, मैं एक जेटली साहब आपके ज़िले की बात कर रहा हूँ, एक जाजरू गांव है बाईपास के अंदर, जो रोड से 400 मीटर अंदर। जी ठीक है, मैं आपको वो पॉइंट दे रहा हूँ जो जल्दी से अपनी बात करें। वो इन्होंने सब जगह वीडियोग्राफी कराई है, उस वीडियोग्राफी में ऐसे नौजवान हैं जिनके कोर्ट से वारंट हो रहे हैं, जिन बच्चों का नाम तक नहीं है, दूर दूर तक उनका लेना देना नहीं है, उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हैं। साहब बताइए ऐसे लोगों को क्यों बाहर नहीं करते? जल्दी मैंने कहा किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, कोई स्पेसिफिक बात नहीं की जा सकती किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, लेकिन हाँ एक बात जरूर बताना चाहता हूं कि देखिए बिल कौन लेकर आया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई। और दूसरी बात, एक गुमराह किया जाता था लोगों को, ये कहा जाता था कि बिल लाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में 50% से ऊपर आप आरक्षण नहीं दे सकते। ये भी मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि विधानसभा लेजिस्लेशन के पास पावर होती है, अगर वो बिल बनाता है तमिलनाडु की तरह, अगर वो बिल बनाते हैं तो उस बिल को पास करवाया जा सकता है। लेकिन जो रिजेक्शन हुआ था, जो स्टे लिया गया, वो स्टे केवल इस बात के लिए लिया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के रेफरेंस को लेते हुए स्टे मिलना तो आसान था, लेकिन आगे जो हमने सुनिश्चित किया है कि इस आरक्षण को पुख्ता तौर पर देकर रहेंगे, जिसके लिए डे टू डे हियरिंग हो रही है, आजकल हर रोज की हियरिंग हो रही है। और मैं दूसरी बात बोलना चाहता हूं, देखिए दूसरी बार, पहली बार कौन दिया? पहली बार किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने। दूसरी बार बिल बना के किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने। और तीसरी बार आपके टीवी चैनल के ऊपर बैठकर बोल रहे हैं कि कानून बनाया है, बिल पास किया है और लड़ाई लड़ रहे हैं और देकर दिखाएंगे। अब मेरे अनुरोध जाट समाज के उन लीडर से है कि जब आपको यह मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी मनोहर लाल जी की सरकार ईमानदारी से आपका पक्ष रख रही है, तो फिर एजिटेशन किस बात का? कुल मिलाकर आपकी सरकार आरक्षण दे रही है। देखिए हमने तो बिल बना दिया, इससे बड़ा सबूत क्या मिल सकता है आपको? और कानूनी जंग इस बात के लिए लड़ी जा रही है कि तमिलनाडु के रेफरेंस पर बिल बना दिया, लेकिन दिल में क्या है ये जानने की कोशिश हम करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्रेक के बाद भी बड़ी बहस जारी है। ब्रेक के बाद बड़ी बहस में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जाट आरक्षण आंदोलन की। एक बार फिर से अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने 29 तारीख से आंदोलन का ऐलान किया कि धरने वो लोग शुरू करेंगे, लेकिन कई तरह की राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आना शुरू हो गया। हवा सिंह सांगवान जो कि जाट संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं हरियाणा में, दूसरे जाट संगठन का, उन्होंने कहा है कि वो इन धरनों से दूर रहेंगे, उनके समर्थक इन धरनों से दूर रहेंगे, उनका बिल्कुल भी समर्थन हासिल नहीं होगा। तमाम मेहमान हमारे साथ बने। एक बार गुरुग्राम चलते हैं, दलबीर धनखड़ साहब हमारे साथ जुड़े, INLD के नेता प्रवक्ता। धनखड़ साहब की प्रतिक्रिया हम नहीं ले पाए थे ब्रेक से पहले। धनखड़ साहब क्या कुछ कहना है आपका? जाट संगठनों की प्रतिक्रिया आपने सुनी, बीजेपी को सुना, कांग्रेस को सुना, आपकी पार्टी क्या कहती है? जी रोहित जी धन्यवाद। रोहित जी मैं तो एक बात पूछना चाहूंगा, कांग्रेस के मेरे मित्र बैठे हैं, क्या मतलब वजह रही जाते जाते आप आरक्षण दे के गए, जो कि एक सही सिस्टम और तरीके से नहीं दे पाए आप लोग? वो कोर्ट में आपको पता है गुरनाम सिंह आयोग की रिपोर्ट का था जी, को रिजेक्ट कर दिया कोर्ट ने। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, सभी नेताओं ने, मुख्यमंत्री जी ने, जितनी भी बैठकें जाट समाज ने या 6 जातियों ने की, तो इन्होंने किया हम आरक्षण देना चाहते हैं। कांग्रेस आरक्षण देना चाहती है, इंडियन नेशनल लोक दल आरक्षण देना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी का भी आरक्षण देना चाहती है। तो मैं तो एक भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र जेटली जी बैठे हैं, इनसे पूछना चाहूंगा क्या वजह रही जब विधानसभा में ध्वनि मत से बिल पास कर दिया गया, विधेयक को पास कर दिया गया, वो महामहिम गवर्नर जी के पास पहुंचने में 50 से 52 दिन लग गए, जबकि पढ़े लिखे सरपंचों का बिल जो इन्होंने पारित किया था वो उसी रात भेज दिया गया। मैं तो इनसे ये पूछना चाहूंगा अपने मित्रों से, क्या वजह रही इनके पास इस तरह की? ये बिल को राजीव जेटली साहब जवाब दीजिए। उसके बाद 9 शेड्यूल में डालने की जो बातें की गई थी, 9 में प्लीज मेरा सवाल पूरा होने दें दोनों दलों से। बोलिए बोलिए। और मैं दोनों दलों से पूछना चाहता हूं,
जब भारतीय जनता पार्टी आरक्षण देना चाहती थी, जो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, उसी गुरनाम सिंह आयोग को आधार मान के अब सटे हो गया। भारतीय जनता पार्टी एक बात करी, हम लड़ाई लड़ रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से। मैं तो भारतीय जनता पार्टी से एक अपने मित्र से कहना चाहता हूं, जब हम तीनों दल एक बात के लिए राजी हैं तो 9 शेड्यूल में क्यों नहीं डूल पाया ये? 9 शेड्यूल में अगर आप डाल देते तो दिखते ही नहीं आती। ठीक है, अब धनखड़ साहब अब जवाब। राजीव जी बताइए, 9th शेड्यूल में डालने में जब सारी पार्टियां सहमत हैं तो क्या दिक्कत है? आखिरी कैबिनेट मीटिंग में देखिए, एक पहली बात तो समझनी होगी, हम बार बार यहाँ पर, मेरे को लगता है सांगवान साहब बड़े पुराने जानकार हैं, वो मेरे से सहमत होंगे भी शायद इस बात पर। हम गुरनाम सिंह आयोग की बात करते हैं, गुरनाम सिंह आयोग की बात तो करते हैं, लेकिन उसके अंदर लिखा क्या है उसके बारे में कभी चर्चा नहीं करते। गुरनाम सिंह आयोग में जिन जिन बातों को लेकर आरक्षण की मांग उठाई गई थी, या केसी गुप्ता जो रेफरेंस था उनको, उनकी जजमेंट, उनके जो रेफरेंस था उसको लेकर जो मांग उठाई गई थी, उन दोनों बातों में बहुत फर्क था। ये बहुत बार चर्चाएं हो जाती हैं, लेकिन कई बार जानकारियों का अभाव रह जाता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब हम बिल लेकर आए स्पेशल बैकवर्ड क्लास, पहली बात तो इस प्रदेश के पास हरियाणा बैकवर्ड क्लास कमीशन भी नहीं था अपना, जहां पर जाकर कोई ये बात अपनी रख सके कि हम किस वजह से हमें आरक्षण चाहिए, जहां पर अपना डेटा दे सके, अपने स्टैटिस्टिक्स दे सके, जहां ये बता सके कि गुरनाम सिंह आयोग में शेड्यूल 9 की बात बताओ। आप इतना बड़ा उसके ऊपर भी आ रहा हूं मैं, शेड्यूल 9 में क्यों नहीं डाल पाया आपने? ठीक है, सुनो मेरी बात, आपने विधानसभा में पास कर दिया, हम इस बात से सेटिस्फाई, अपने विधानसभा में बिल लाके पास कर दिया, लेकिन आपके पास 1.5 महीने का वक्त था उस मार्च के दौरान भी। आप शेड्यूल 9 में क्यों नहीं डाल पाए? क्या बस यही बात बता दीजिए आप। आपकी जानकारी में होना चाहिए कि पहली बार सेंटर के अंदर कि अगर हमने कमेटी बनाई थी, केवल हरियाणा का कोई मसला नहीं है, ये मसला राजस्थान का भी है, उत्तर प्रदेश का भी है, मध्य प्रदेश, जेटली साहब बात, उत्तराखंड का भी है। बात सीधा जवाब दो आप, मैं सीधा ही दे रहा हूं। शेड्यूल 9 में डालने की प्रक्रिया चालू है नहीं है, या शेड्यूल 9 में बजट सेशन के दौरान डाला जाएगा नहीं डाला जाएगा? शेड्यूल 9 में बाकायदा ये बात रखी गई थी कि इसको शेड्यूल 9 में लाया जाएगा, ये बात आपकी जानकारी में भी है। और दूसरी बात बताना चाहता हूं, कमेटी गठित किस लिए की गई थी? कमेटी भी इसीलिए गठित की गई थी ताकि, सुन तो लीजिए एक सेकंड, नहीं, ये जो जेटली साहब, ये जो बजट सेशन आ रहा है, बजट सेशन के दौरान डाला जाएगा नहीं डाला जाएगा, ये बताइए। बोले 2014 में जो, एक सेकंड बात सुन तो लीजिए, आप बात को ज्यादा लंबा कर रहे हो। चलिए धनखड़ साहब इनकी बात सुन लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। कमीशन से मैंने चर्चा की शुरुआत करी थी, सुन तो लीजिए एक बार, आप उसका जवाब मैं आपसे बाद में ले लूंगा, मैं पहले अपना जवाब दे देता हूं। एक मिनट राजीव जी रुक जाइए, एक मिनट बोले की शुरुआत हुई थी जी। अगर शुरुआत करनी है इस तरह की तो 1990 से करेंगे, फिर हम 1990 से करेंगे, क्यों नहीं दिया गया था उसके बाद बहुत लंबे वक्त आपकी सरकार रही, क्यों नहीं इसके ऊपर आप आगे बढ़े। उसके बाद 2014 में जब दिया गया, आप ये चाहते हैं कि कोई भी ऐसा कदम उठा लिया जाए जिस कदम से बाद में जिसको झुंझुने का नाम दे दिया जाए। हम ये कह रहे हैं कि हमने कानूनी जंग लड़ी, और तमिलनाडु के रेफरेंस पे हमारे कल मैं आपको बताता हूं, वो तो मान गए सर, हम मान रहे आपकी बात कि आपने कानून के तहत बिल पास करके विधानसभा में दे दिया, बिल्कुल, लेकिन शेड्यूल 9 में डालने की प्रक्रिया अधूरी रहेगी, उसके कारण से मैंने आपको बताया क्या बजट सेशन के दौरान, बजट सेशन जो आ रहा है कमिंग, उसमें आप शेड्यूल 9 में डालने की प्रक्रिया पूरी करेंगे नहीं करेंगे, क्या तैयारी? जवाब मेरा काम नहीं है कि कब शेड्यूल 9 में डालेगा, लेकिन ये आश्वासन आपको देते हैं कि शेड्यूल 9, जब हमने बिल दिया है, हमने आरक्षण दिया है, तो आप क्या सोचते हैं उसको इतना कमजोर नहीं छोड़ेंगे? ये राजनीतिक सर, ये आरक्षण हमने जाते जाते नहीं दिया, आने के बाद दिया, और हमारी ये कमिटमेंट नहीं था, ये किसी का फेलियर था जिसको हमने एक्सेप्ट किया। आपकी सारी बात पिछली सरकार नहीं कर पाई, वो हम करके दिखा रहे हैं। आपकी सारी बात सही है, आपकी सारी बातों से सहमत हैं हम, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूं, 2 सेशन जा चुके हैं विधानसभा में पारित होने के बाद, और 2 सेशन में आप ला नहीं पाए शेड्यूल 9 में। अब ये भी वक्त है कि बजट सेशन आ रहा है और आंदोलन चल रहा है, इधर चुनाव भी है 3 स्टेट में। अगर बजट सेशन में आप शेड्यूल 9 में डाल देते हैं तो आपको जाट समाज का बहुत बड़ा वोट भी इकट्ठा होकर मिल सकता है। हम वोट के लिए नहीं कर रहे हैं काम, हम किसी को हर पॉलिटिकल पार्टी वोट के लिए लड़ाई लड़ती है। देखिए सर, सुनिए, मैं आभा सिंह सांगवान साहब के पास आऊंगा, लेकिन बजट समाज के लिए जो हमारा कमिटमेंट भी नहीं था, किसी का फेलियर, देखिए सर, ऐसा हमने कहा नहीं, आपको आपका हक दिलवाएंगे, और हमने ईमानदारी से प्रूव करके भी दिखाया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या बजट सेशन
सेशन के कैसी दौरान भी आप परिस्थितियां रही हो, नहीं। लेकिन देखिए किसी के फेलियर को खुद अपने ऊपर वो लेकर मान लिया आपकी आपके बात। लिए कानूनी जंग लड़ी और आपको आपका हक भी जेटली दिलाने जी का वो काम बात किया। आपकी मान ली, बजट सेशन में आप शेड्यूल 9 में डालेंगे नहीं डालेंगे, सरकार की क्या पॉलिसी है, क्या प्रक्रिया है? देखिए सरकार की पॉलिसी एक कानूनी प्रक्रिया होती है, सरकार उस प्रक्रिया से गुजर रही है और सरकार को मालूम है कि कौन सा कदम कब तो उठाना है, आप ताकि बताइए आपको रोहतास हुड्डा मजबूती से आपका साहब हक कि मिल कुछ सके। तो इंतजार करेंगे आप भी, आप लोगों की जिम्मेदारी भी बनते, कुछ तो इंतजार करें। सरकार कह, जेटली साहब कह रहे हैं प्रक्रिया में है, तो इतना तो भरोसा होना चाहिए। प्रक्रिया का टाइम 13-15 दिन का होता है सर, शेड्यूल 9 में डालने की प्रक्रिया का। 1 साल पूरा हो चुका है, 2 सेशन बीत चुके हैं, 1.5 महीने का टाइम था उस समय भी जब विधानसभा के अंदर पारित किया गया प्रस्ताव, उस दौरान भी नहीं डाला गया। तो इस सरकार की मनसा कुछ ठीक नहीं लगती और सरकार हुड्डा जी, से मैं तो इतना ही पूछना चाहता जाट हूं समेत आपसे। 6 जातियों का हुड्डा विश्वास जी, उठता जा रहा हुड्डा है। जी मैं तो केवल इतना ही पूछना चाहता हूं, हाँ बोलिए सर। राजनीतिक पार्टियां होती थी, केवल आरक्षण को लेकर आपने 2008 के अंदर कमेटी गठित की ना, यस, हमारी सरकार नहीं थी, सारी सरकारें चलती आ रही थी, ठीक है, कोई ठीक है, आपको जेटली नहीं साहब। दे पा रहा था। 2 साल के अंदर किसने करके दिखाया आपको? भारतीय जनता पार्टी ने। तो एक बात का तो आपको आश्वासन होना चाहिए कि जब भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी झुंझुना नहीं आने के बाद ये कदम उठाया है तो आपके साथ खड़ी और आपको आरक्षण भी दिलवाए। ठीक है, यहाँ पर डागर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं बड़ी देर से। डागर साहब बात पूरी करें। देखिए रोहित जी, बड़ी विडंबना है कि हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के जेटली साहब बड़ा कह रहे हैं कि विफलता किसी की असफलता। जेटली साहब आप ये भूल गए, कांग्रेस के टाइम में भी ये धरना चला था और लगातार 21 दिन चला था, 21-22 दिन चला था। उसके बावजूद एक कैजुअलिटी उसमें हुई थी, ना मिलिट्री की जरूरत थी, सरकार ने अपने बलबूते पे उसको निपटाया था। आपके दौरान आते ही ऐसी मेरे ख्याल में हरियाणा के अंदर पहली घटना है कि मिलिट्री को बुलाना पड़ा। बड़ी शर्म की बात है आपके लिए, और फिर आप बड़ा बढ़ चढ़ के टीवी पे बोल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको कि आप लोगों निर्दोष लोगों को मरवाते हो। मिलिट्री, अरे हमारे ही वो नौजवान उसमें मिलिट्री या सीआरपीएफ में, आपके नेताओं एक मिनट, के आप बयान बीच में जेटली आए जी, थे। जेटली जी मैं बीच में नहीं बोला, मैं बीच में नहीं बोला, आप सुनिए जरा। आप अभी भी कहते हैं, खट्टर साहब कहते हैं कि सीएम साहब हमारे कि भाई हम 55 कंपनियां मंगा रहे हैं, किसके लिए मंगा रहे हो आप? आपकी प्रकाश कमेटी की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी ना तो आप कार्रवाई कर पाए, आपको अधिकारियों पे भरोसा नहीं, आपको पुलिस पे भरोसा नहीं, आपको आईएएस अफसर्स के ऊपर भरोसा नहीं, आपको हरियाणा की जनता के ऊपर भरोसा नहीं। इतना मतलब इतना बड़ा अविश्वास हरियाणा की जनता के साथ आपने जेटली किया। साहब क्यों? आप फिर कहते हो कि असफलता, कांग्रेस ने मैं एक ही प्रयास बात किया, पूछना लास्ट चाहता हूं। मोमेंट तक प्रयास किया कांग्रेस मैं ने। केवल एक ही बात पूछना चाहता हूं, अभी चैनल पर बैठे लंबा नहीं बोलूंगा। जो हमने रिव्यू कमेटी बिठाई है प्रकाश सिंह आयोग की रिपोर्ट के ऊपर, मैं केवल शॉर्ट में पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस उससे सहमत है या नहीं है? केवल इतनी बात बता दीजिए मुझे। मैं जेटली जी, एक बार आप जवाब तो बिल्कुल- दे दीजिए। मैं अभी जवाब बताता- तो दे दीजिए अरे एक बार। मैं उस कमेटी की बात करता मैं हूं। आपसे रिव्यू कमेटी की बात कर रहा हूं, आप जवाब तो दे जेटली जी दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं ना, हाँ। आप वो चुप होंगे, जवाब दूंगा मैं। उस कमेटी के अंदर एक माननीय सैनी साहब का 15 बार जिक्र है। क्या उस नहीं, कमेटी की बात है, आपसे वो यही तो कमेटी पूछ रहा हूं मैं। नहीं, वो वो कमेटी रिपोर्ट आपने बनाई ठीक है या गलत देखिए, है? बहुत मैं केवल इतना पूछ रहा प्रकाश हूं। सिंह जी बहुत आप केवल सीनियर और इतना बहुत पूछ ईमानदार रहा हूं। अफसर हैं, एक- उनको आप लेके आए, सुन अच्छी तो बात है। लीजिए, मैं उन्होंने रिव्यू कमेटी 15 बार की कहा बात है, कर रहा हूं 15 बार उस बंदे अभी- का नाम अभी है। मैं रिव्यू क्या आपने कमेटी- कार्रवाई की? आप देखिए, ये आप जवाब बताइए, नहीं दे रहे ना। हरियाणा की जनता को ये आप जवाब दें। नहीं दे रहे। मैं आपसे केवल इतना पूछ रहा हूं, रिव्यू कमेटी को लेकर आप सहमत हैं या नहीं है? मैं केवल इतनी बात पूछ रहा मैं हूं। ये कहता हूं, जो पहली उन्होंने रिपोर्ट बनाई, जो पहली दी, उन्होंने जो नाम दिए जवाब हैं, तो दीजिए उन पे क्या कार्रवाई, उसकी कार्रवाई इसीलिए बताइए। आप रिव्यू अरे, कमेटी- एक साल बीत गया, सैनी आप साहब, जवाब तो जेटली जी, दीजिए। फरवरी फिर आ गई, फिर आप लोगों को उकसा रहे हो, ऐसा काम क्यों अरे करते मैं हो? केवल इतना पूछ रहा हूं, आपसे एक प्रश्न मैं- पूछा है, उसका मेरा जवाब मेरा दे भी एक प्रश्न है आपसे। आप शेड्यूल 9 में इसको डालिए, झगड़ा खत्म करिए। आप वाकई देना चाहते हैं, जिसको भी देना चाहते हैं, चलिए भाई, रोहतास वो हुड्डा मैटर साहब, है कि आप उसको ले ये जाइए बताइए उसमें। कि आपको ये नहीं लगता कि आपने 29 जनवरी से धरनों का ऐलान कर दिया, लेकिन उससे पहले एक बार आपको बातचीत करनी चाहिए थी सरकार से, और आप पूछते उनसे बातचीत के टेबल पर कि साहब क्यों इतनी देर लग रही है, और उनका जवाब सुनते, लेकिन आपने वो वक्त भी नहीं दिया, फिर से एक डेडलाइन दे दी। देखिए रोहित जी, हम सरकार के लगातार संपर्क में रहे, लगातार संपर्क रहने के बाद भी हमारे से जो समझौता हुआ था सरकार का, सरकार उस समझौते को लागू करने में विफल रही, बार बार टाइम बढ़ाती रही। और ये हमने तो बिल्कुल इंतजार करने के बाद, जून के बाद देखो कितने महीने का इंतजार करने के बाद ये धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है। और अभी भी सरकार का फर्ज बनता है कि आंदोलन की घोषणा की हुए हमने 1 महीना हो चुका है। 1 महीना पहले सांपला सर छोटराम की पर भूमि से हमने ये ऐलान किया था भाई 29 जनवरी से हम आंदोलन शुरू करेंगे। सरकार ने 1 महीने के दौरान एक बार भी ये कोशिश नहीं की कि जाट संघर्ष समिति से बातचीत की जाए और बातचीत से इस मसले को सुलझाना
चाहिए। अरे ये सरकार की बात तो आप लोग कर सकते थे, लेकिन आप ये कह रहे हैं बातचीत, सरकार बातचीत करना ही नहीं चाहती। देखिए, बातचीत के लिए तो आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं हुड्डा साहब को कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आमंत्रित किया था, याद होगा हुड्डा साहब जो इनको नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं कि आप आइए बातचीत कीजिए। उस वक्त कब तो सर? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, पीछे जाइए आपको याद आएगा। पीछे की नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं केवल एक बात बोलना चाहता हूं, उस वक्त पे आप नहीं आए, उस वक्त पे आप नहीं आए, लेकिन पूरे हरियाणा के जितने भी खाप पंचायतें थी, जितने भी जाट लीडरशिप थी, सभी को आमंत्रित किया गया था और सबके म्यूचुअल कंसेंट के बाद ही एक बिल लाया गया था। और अगर हम कोई बात करते हैं, आज देखिए आप अगर भटकते हैं, उस पुरानी बात को छोड़ दीजिए। मैंने चर्चा की शुरुआत में बोला था आपसे, चर्चा की शुरुआत में बोला था, जो आपकी मांग है किसी भी बच्चे के साथ, हमारे भाई के साथ, हमारे प्रदेश के रहने वाले व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके की नाइंसाफी नहीं होने देंगे। लेकिन नाइंसाफी किसके साथ हो रही है और किसके साथ नहीं हो रही है, ये हमारे बीच में बैठ के कोई व्यक्ति विशेष निर्धारित नहीं कर सकता। हमारी डेमोक्रेसी, हमारी कानून व्यवस्था है, उस कानून व्यवस्था की एक प्रक्रिया होती है, उससे निकलना पड़ता है। और किसी के साथ, किसी बच्चे के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, आपको आश्वासन दे। कितने साल लगेंगे सर? देखिए, एक प्रक्रिया होती है। देखिए, आप मेरे को ये बताइए, कोई भी ऐसा केस बता दीजिए जो आपने देखा होगा। आप ये बताइए, आवाज सिंह सांगवान कह रहे हैं कि आपके बिल्कुल आपके इस आंदोलन को उनका कोई समर्थन नहीं, कि आपको फिर भी उम्मीद है कि आपके साथ लोग जुटेंगे? रोहित जी, पहले तो मैं एक बार जेटली जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। ये कह रहे हैं कोई भी एक ऐसा उदाहरण बता दीजिए जिसमें प्रक्रिया को बहुत जल्दी कर दिया। एक ताजा उदाहरण है तमिलनाडु का, जलीकट का जो उदाहरण है, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया बहुत जल्दी, और ये तो बहुत मामूली घटना है हरियाणा की। मैं तो कह रहा हूं जो भी लोग आंदोलन में प्रभावित हैं, बता देता हूं, सभी ये केस वापस बदलने की बात लेना चाहिए सरकार को। फैसला बदलने की एक कल्चर है, एक प्रथा है, उस बात को छोड़ दीजिए, आप कल्चर एक प्रथा है और दूसरी तरफ एक क्रिमिनल ऑफेंस है। देखिए, दोनों बातों को जोड़ के मत चलिए, दोनों बात को जोड़ेंगे तो बात निकल के। ठीक है, वक्त कम है, अब लगभग हम फाइनल कमेंट की तरफ बढ़ेंगे। आपने प्रश्न पूछा है सांगवान जी और अन्य संगठन और कुछ खाप के नेता जी, मैं उनके बारे में बताना चाहता हूं, जो कथित खापों का क्या सिस्टम है। खाप के बारे में मीडिया के चैनल अभी अच्छी तरह से नहीं जानते, ना सरकार अच्छी तरह से। नहीं, लेकिन हम तो जानते हैं। हाँ, एक खाप, हाँ रोहित जी आप इसमें अच्छा नॉलेज रखते हैं। खापों का क्या है? खाप का प्रधान होता है, खाप के प्रधान के साथ प्रवक्ता और कई की टीम होती है। ये जो खाप के स्वयंभू नेता हैं, ये सिंगल आदमी है ना, इनका कोई संगठन ना, इनके पीछे कोई जाट कौम का आदमी है ना, 6 बिरादरी के लोग हैं। आप देख लेना, 29 जनवरी से जो आंदोलन शुरू होने जा रहा है, 27 जनवरी से कुछ धरने शुरू हो जाएंगे 2-3 जगह पर, और 29 जनवरी से जो आंदोलन होने जा रहा है, वो भीड़ आपको सबूत देगी कि भाई उन लोगों के साथ क्या है। और यशपाल मलिक जी के नेतृत्व में 6 जातियों के लोग नहीं, 36 बिरादरी के लोग उन धरनों पर भीड़ उमड़ेगी और सरकार से जवाब मांगे कि 1 साल बीत चुका है, इन निर्दोष लोगों के साथ क्यों फंसाया जा रहा है, निर्दोष लोगों को कब न्याय मिलेगा, शहीद भाइयों को कब न्याय मिलेगा, जेल में बंद जो निर्दोष लोग हैं जिनको आज ऑफिसर होना चाहिए था, बहुत एजुकेटेड लोगों के ऊपर जानबूझ के केस दर्ज किए गए हैं और उनको जेल के अंदर फंसाया गया है। तो बहुत ही अन्याय हुआ हमारे साथ। बिल्कुल। जागर साहब, आपका फाइनल कमेंट क्या कहेंगे आखिर में? देखिए रोहित जी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सबका अधिकार है, परंतु सरकार से भी कांग्रेस पार्टी भी ये मांग करती है कि इस मसले को ज़्यादा तूल न दे के अपनी कमिटमेंट जो इनकी है, जो सारा सब कुछ हो चुका है, अगर वाकई देने की अभी मंशा है, जैसा कि हुड्डा साहब ने कहा तमिलनाडु का जो दिया, उसको निपटाया जाए जिससे कि हरियाणा का भाईचारा कायम रहे और कोई नुकसान ना हो। और पार्टी गंभीरता से इस पर विचार करे, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की पीछे नीति रही है ना, बांटो और राज करो की एक डिवीजन वाली पॉलिसी, उसको छोड़े, क्योंकि हरियाणा का नुकसान ना करे। ठीक है, आवाज सिंह सांगवान साहब, मैं फोन पर आपका रिएक्शन लेना चाहूंगा। क्या कहना है आपका आखिर में? एक तरफ सरकार कह रही है हम कोशिश कर रहे हैं, तो आपको भी उम्मीद है सरकार से? देखिए, सरकार को इस बारे में स्पष्ट नीति अपनाएं जी, और इस कार्रवाई को जल्दी करें। जिस प्रकार से डिले हुआ है आज तक, वो जो है नहीं होना चाहिए था, और आगे इस बात का ध्यान रखें और जल्दी निपटाएं और केंद्र में ले जाए कार्रवाई करते हैं 9 शेड्यूल वाली। ये कहना है हमारा जी। और बिल्कुल आपका कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया में अभी आपको भरोसा है, थोड़ा वक्त। जी बोलिए सांगवान साहब। हाँ जी, देखो, पूरा भरोसा कोर्ट के ऊपर है, पहली बात तो हमको। बाकी सरकार पर तो पूरा भरोसा नहीं है, लेकिन जो वकील लगे हुए हैं, जगदीप धनखड़ है, रणधीर सिंह कुंडू है, रणधीर सिंह बद्रान है, वो जो हमारे वकील हैं, सरकारी वकील है, उन पर हमको भरोसा है, इसमें कोई शक नहीं। और कोर्ट पर हम विश्वास करते हैं, इसीलिए हम लोग जो है चंडीगढ़ बार बार जा रहे हैं हियरिंग में, तो इसलिए हमको विश्वास है। बाकी सरकार पर हमको पूरा भरोसा नहीं है, क्योंकि सरकार ने 1 साल लगा दिया
और कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक, जबकि करना चाहिए तो उसी टाइम हो जाता है, लेकिन जो है डिले करते रहे और वो पार्लियामेंट का सेशन भी चला, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। माननीय तो सांगवान जी, पूरा भरोसा नहीं है सरकार पर। माननीय सांगवान जी, एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं, आ जाएगा अभी सांगवान जी, सब सामने आ जाएगा। एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि सरकार पर पूरा भरोसा नहीं है आपको, और सरकार पर पूरा भरोसा नहीं है और सरकार की भाषा बोल रहे हैं आप लगातार। ये दो जो चरित्र है, ये समझ में नहीं आया मुझे। ऐसा है, अरे हुड्डा साहब, आपकी बात सुनने के लिए नहीं पूछा, मैं सवाल दूंगा मीडिया का, जो एंकर हैं रोहित जी, मैं उनके सवालों का जवाब दूंगा। आपका जवाब कोई बात नहीं, आप एंकर आप खाम खाई बात ना रोहित जी की बात का जवाब बताया मैंने आपको। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपका ये कहना है, एसडीएम लगे दोनों, आपने प्रचार किया, अरे आपने प्रचार किया खुद, दोनों छोरे एसडीएम लगे मेरे, बस बात खत्म तुम्हारी तरफ से। ठीक क्या है, बात कर रहे हो तुम मेरे से? ठीक है, तो सांगवान साहब आपका ये कहना है कि आपका आप थोड़ा इंतजार करेंगे, समाज सब जानता है सर, और समाज सांगवान साहब आपका ये कहना है कि आप थोड़ा इंतजार करेंगे और सरकार को जल्द इस पर फैसला लेना चाहिए, कोर्ट पर पूरा भरोसा। राजीव जेटली आपका फाइल, इससे पहले राजीव जेटली, दलवीर धनखड़ साहब, बड़े संक्षेप में, वक्त कम है, फाइनल कमेंट आपका दलवीर जी। सर रोहित जी धन्यवाद। रोहित जी मेरा तो एक ही कहना है, इंडियन नेशनल लोकदल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तीनों पार्टियां चाहती हैं 6 की 6 जातियों को आरक्षण मिले। आरक्षण मिलने की सूरत यह है, विधानसभा का जैसे पहला सत्र आए उसी में दोबारा से बिल पास करके 9 शेड्यूल के लिए भेज दिया जाए। मुख्यमंत्री जी ने इमीडिएट स्टेटमेंट दे देनी चाहिए, हम देना चाहते हैं, जैसे विधानसभा का सत्र आएगा 9 शेड्यूल के लिए हम भेज देंगे, और वहां जाके मोहर लग जाए, कोर्ट में एफिडेविट दे दे, 9 शेड्यूल में डलवाने का काम करें। ठीक है, राजीव जेटली साहब आपका फाइनल कमेंट। देखिए पहले तो मैं और जो मांग जाट नेताओं की है वो सारी की सारी मांगे जायज है, जो इनके मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री। ठीक है, धनखड़ साहब वक्त कम है, माफी के साथ रोक रहा हूं आपको। जी राजीव जेटली अपना फाइनल कमेंट बड़े संक्षेप। पहली बार तो ये बोलना चाहता हूं कि जो सांगवान साहब ने बात कही, मुझे इनके शब्दों में थोड़ी आपत्ति है कि सरकार पर भरोसा नहीं है, लेकिन सरकार द्वारा स्पेशली अपॉइंटेड किए हुए लोग जो जाट समाज के आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उन पर भरोसा है, तो सरकार पर तो स्पॉन्टेनियसली अपने आप ही आपका भरोसा बनता है। और दूसरी बात, मैं केवल इतना बोलना चाहता हूं कि देखिए आज कितना अच्छा लग रहा है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, जब से 90 से लेकर आज तक आज हमें सलाह दी जा रही है 2 साल की सरकार को कि आप ऐसा कर देंगे तो आरक्षण मिल जाएगा। तो एक बात तो समझ में आती है, जैसा आप सब लोग नहीं कर पाए थे वैसा हम आपको कर दिखाएंगे, और जो भी प्रथाएं हरियाणा की रही हैं वो सारी प्रथाएं बदल डालेंगे और बदल चुके हैं। 30 से ज्यादा बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। उसकी वजह भी आप ही लोग रहे हैं, उसकी वजह भी आप ही लोग रहे हैं। साहब इतनी देर से आपकी सुन रहे हैं, उसकी वजह भी आप ही लोग रहे हैं। हमारी भी सुन लीजिए आखिर में। कुल मिलाकर बात यही है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं कि आरक्षण मिलना चाहिए, जाट संगठन चाहते हैं आरक्षण मिलना चाहिए, और बड़ी हैरानी की बात यह है कि हमारी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो कहती हैं कि हम वोट की राजनीति नहीं करती हैं, लेकिन वो चुनाव लड़ती हैं, वोट उनको चाहिए, और यही जो वोट है यही सबसे बड़ा पेच है इस पूरे मामले का, कि खुलकर एक तरफ का समर्थन भी नहीं और खुलकर विरोध भी नहीं, लेकिन बावजूद इसके मामला कोर्ट में है, तो ऐसे में अब उम्मीद वहीं से कि वहां से क्या फैसला आता है और सरकार अपनी बातों को पूरा करे। राजीव जेटली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हवा सिंह सांगवान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धनखड़ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रोहतास हुड्डा जी आपका शुक्रिया, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया डागर साहब। तो बहरहाल बड़ी बहस में आज जितना, दीजिए इजाजत, नमस्कार।